अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 136 पे। 136 को हम समझते हैं टाइप करके। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का एक कोर्ट है, ओके। अब दिल्ली की कोर्ट को अरेस्ट करवाना है मुंबई में। मुंबई में उसको अरेस्ट करवाना है एक पर्सन का सिविल प्रोसेस के लिए। तो दिल्ली का कोर्ट क्या करेगा, वो मुंबई का जो कोर्ट है उसको अरेस्ट वारंट भेजेगा एंड बोलेगा मुंबई के कोर्ट को कि प्लीज आप मेरे बिहाफ पे, दिल्ली की कोर्ट के बिहाफ पे एक पर्सन का अरेस्ट कर लीजिए एंड उस पर्सन को आप दिल्ली भेज दीजिए। तो ये काम हो सकता है एंड मुंबई का कोर्ट क्या करेगा, फिर अपने खुद के पुलिस ऑफिसर्स भेजेगा वो एंड उस पर्सन को अरेस्ट करके दिल्ली में भिजवा देगा। तो सेक्शन 136 इसी चीज के बारे में बात करता है, ओके। सेम जो रूल है अटैचमेंट में भी अप्लाई होगा। अटैचमेंट में भी सेम रूल अप्लाई होगा। अगर दिल्ली की कोर्ट को मुंबई में किसी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट करवानी है तो वो करवा सकता है एंड मुंबई का जो कोर्ट है उसको रिक्वेस्ट करेगा दिल्ली का कोर्ट और मुंबई की कोर्ट फिर अटैचमेंट करवाएगी और दिल्ली की कोर्ट को इन्फॉर्म कर देगी कि अटैचमेंट पूरी हो चुकी है, ओके। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 137 पे। इसको हम रीड करते हैं। द लैंग्वेज which on the commencement of this code is the language of any court subordinate to a high court shall continue be the language of such subordinate court। तो मतलब सीपीसी के स्टार्ट होने से पहले अगर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट किसी लैंग्वेज में अपनी प्रोसीडिंग्स को चालू रखता था तो सीपीसी के आने के बाद भी उसी लैंग्वेज में प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु का एक सबॉर्डिनेट कोर्ट है, छोटा कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वो तमिल में प्रोसीडिंग्स करता था सीपीसी के आने से पहले। तो सीपीसी के आने के बाद भी वो तमिल में ही प्रैक्टिस करेगा, अपनी प्रोसीडिंग्स को चालू रखेगा, ओके। तो इसमें बस हमको यही चीज याद रखनी है। अब एक सिंपल सी चीज और हमको समझनी है इसमें कि किस कोर्ट की क्या लैंग्वेज होगी वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु डिसाइड करती है कि जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं हमारे तमिलनाडु में वो तमिल में ही अपनी प्रोसीडिंग्स को चलाएंगे, इस केस में जो सारे के सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको तमिल में ही प्रोसीडिंग्स को चलाना पड़ेगा, ओके। तो हमको बस इसमें यही चीज याद रखनी है। अब हम आते सेक्शन नंबर 138 पे। 138 ये बोलता है कि अगर हाई कोर्ट ऐसे रूल बना दे कि प्रोसीडिंग्स हमारी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगी या फिर एक पर्टिकुलर प्रोसीडिंग कोई पर्टिकुलर केस में प्रोसीडिंग सिर्फ इंग्लिश में ही होंगी तो हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है और प्रोसीडिंग्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होंगी फिर, ओके। अब हम आते सेक्शन नंबर 139 पे। ये बात करता है कि अगर आपको किसी एफिडेविट में ओथ दिलवानी है तो कौन कौन पर्सन्स ओथ दिलवा सकते हैं, किन के पास पावर है ओथ दिलवाने की। तो इसमें लिस्ट दी हुई है कि कोई भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट खुद से भी ओथ दिलवा सकते हैं। सेकेंडली नोटरी जो होते हैं, नोटरी वो भी ओथ को दिलवा सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड कोई स्टाफ है वो भी ओथ को दिलवा सकते हैं। तो यही चीज हमको इसमें बस समझनी है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 140 पे। 140 ये बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बोट या शिप का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या खर्चा आया है इसको पता कराने के लिए आप एक एसेसर को कोर्ट में बुला सकते हो और एसेसर जो है फिर ये पता करेगा क्या खर्चा पानी हुआ है, क्या डैमेज हुआ है एंड उसके बाद वो कोर्ट में अपनी रिपोर्ट लगा देगा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 140, बट स्टिल हमको पता होना चाहिए क्या बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 141 पे। इसको हम रीड कर लेते हैं। द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन दिस कोड इन रिगार्ड्स टू सूट्स शैल बी फॉलोड एज फार एज इट कैन बी मेड एप्लीकेबल इन ऑल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट ऑफ सिविल जुरिसडिक्शन। तो जो सीपीसी में हमने रूल्स पढ़े हैं वही रूल्स आप अप्लाई करोगे किसी और एक सिविल एक्ट में भी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क का कोई केस है उसमें अगर ट्रेडमार्क एक्ट में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं गिवन है तो हम सीपीसी की ही सेक्शंस को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल
अगर ट्रेडमार्क के एक्ट में समन्स भेजने का प्रोसीजर नहीं गिवन है कि समन्स कैसे भेजोगे आप, तो फिर क्या होगा, सीपीसी में जो समन्स भेजने का प्रोसीजर है ना, वही आप अप्लाई करोगे। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 141 बोलता है। अब हम आते हैं 142 पे। ये बोलता है कि जो भी ऑर्डर्स और नोटिस आप किसी सिविल प्रोसेस के लिए भेजोगे, वो सारे के सारे ऑर्डर्स रिटर्न में होंगे। बस इतनी सी बात बोलता है। 143 ये बोलता है कि अगर आप किसी पर्सन को समन्स भिजवा रहे हो या लेटर भिजवा रहे हो, तो समन्स लेटर भिजवाने का जो खर्चा है वो वही बंदा पे करेगा जो वो समन्स को भिजवा रहा है। सपोज प्लेंटिफ कोर्ट को प्लीड करती है कि आप डिफेंडेंट को समन्स भेजिए, तो जो भी समन्स भेजने का खर्चा आएगा वो प्लेंटिफ ही बियर करेगा। ओके, अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 144 की, जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन की। इसको हम टाइप करके समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ट्रायल कोर्ट है, देयर इज अ ट्रायल कोर्ट, और इस ट्रायल कोर्ट ने ए के फेवर में डिसीजन को सुना दिया। अब ए के फेवर में डिसीजन आया है और बी के खिलाफ डिसीजन आया है। अब यहाँ पे बी को बोला गया कि आप एक प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हो उसको खाली करो और ए को सबमिट कर दो प्रॉपर्टी। ट्रायल कोर्ट बोलता है चीज, बी करता है, बी जो उस प्रॉपर्टी में रहता है वो उस प्रॉपर्टी को खाली कर देता है उस प्रॉपर्टी को वो, और कोर्ट के डिसीजन को मान लेता है। यहाँ पे बी क्या करता है, उसके बाद वो जाता है और एपेलेट कोर्ट में अपील फाइल करता है अगेंस्ट दिस डिसीजन। अब जो एपेलेट कोर्ट है वो बोलता है कि हाँ, बी जो है ये प्रॉपर्टी उसी की होनी चाहिए, और ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था ए के फेवर में वो गलत था। अब बी क्या करेगा, बी जाएगा ट्रायल कोर्ट के पास बी जाएगा और बोलेगा कि देखो एपेलेट कोर्ट ने ये ऑर्डर दी है, एंड नाउ जिस प्रॉपर्टी से आपने मेरे को निकाला था उससे मेरे को वापस एंट्री दिलवाई है। तो अब ट्रायल कोर्ट क्या करेगा, वो करेगा रेस्टिट्यूशन सेक्शन 144 के अंदर। अब वो बी को दोबारा से घर में एंट्री दिलवाएगा और ए को वो घर से बाहर निकलवाएगा। तो यही जो प्रोसेस है पूरा, इसको हम रेस्टिट्यूशन का प्रोसेस बोलते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 145 पे। 145 ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने कोर्ट में एज सिक्योरिटी अमाउंट कुछ पैसा जमा करवाया है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ डिक्री या फिर फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, इन पर्पसेस के लिए उसने कोई अमाउंट जमा करवाया हुआ है कोर्ट में, या फिर उसने कोई प्रॉपर्टी में जमा करवाई हुई है कोर्ट में, फॉर ऑल दिस प्रोसेसेस प्रॉपर्टी जमा करवाई हुई है, तो उस केस में अगर कोर्ट चाहे तो उस प्रॉपर्टी को जब्त भी कर सकती है और उस अमाउंट को वो उसको भी जब्त कर सकती है। तो अमाउंट और प्रॉपर्टी दोनों जो उसने कोर्ट में जमा करवाए थे उसको जब्त किया जा सकता है, एंड वो परफॉर्मेंस ऑफ डिक्री या फिर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, तो यही सेक्शन 145 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 146 पे। 146 ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन अपना राइट किसी दूसरे पर्सन को साइन कर देता है, तो जो दूसरा पर्सन है वो उस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए ने क्या किया, बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया था। उसके बाद ए ने अपना जो राइट है वो सी को साइन कर दिया कि जो भी मेरे सूट में मेरे को रिलीफ मिलेगा वो रिलीफ सी को दे दिया जाए, ऐसा बोलता है ए। तो यहाँ पे सी जो है वही सूट को कंटिन्यू करेगा अब, और जो भी बेनिफिट आएगा ए को इस सूट से वो सी को मिलेगा। तो इसमें ये चीज हमको समझ में आ रही है कि कोई भी पर्सन अपना राइट जो है वो किसी थर्ड पर्सन को असाइन कर सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 147 पे। 147 बोलता है कि अगर एक माइनर है, फॉर एग्जांपल एक माइनर है, उस माइनर के बिहाफ पे उसके गार्डियंस सूट को लड़ रहे हैं। इस केस में अगर गार्डियंस चाहे तो वो माइनर के बिहाफ पे कोई भी एग्रीमेंट केस में कर सकते हैं, और ऐसा माना जाएगा कि माइनर ने ही वो एग्रीमेंट किया। ओके, लेकिन हाँ, जो गार्डियंस हैं
उनको पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी एग्रीमेंट देने से पहले। ओके, तो यही 147 बोलता है। अब हम आते हैं 148 पे, जो कि बात करते हैं एनलार्जमेंट ऑफ टाइम के बारे में। इसमें हमको ये चीज याद रखनी है कि जो एनलार्जमेंट है ना वो 30 दिन तक हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है 30 डेज इन टोटल, तो 30 दिन तक ही जो एनलार्जमेंट ऑफ टाइम वो हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिख के समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है, और पार्टी का बोला गया है कि आप एक डॉक्यूमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर आप एक डॉक्यूमेंट को लेके आइए। 30 डेज के अंदर अंदर आप एक डॉक्यूमेंट को लेके आइए। अब जो पार्टी है वो 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट को नहीं लेके आती है। ओके, तो सेक्शन 148 बोलता है कि उसका जो टाइम है ना वो आप फर्दर 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। तो पहले 30 दिन का टाइम दिया था वो ओवर हो गया, तो अब 30 दिन का टाइम और मिल सकता है सेक्शन 148 के अंडर। हाँ, लेकिन हमको इसमें एक चीज याद रखनी है कि सेलम एडवोकेट्स का जो केस था उसमें ये बोला गया था कि जो टाइम एक्सटेंड हो पा रहा है ना 148 में, ये तभी हो पाएगा जब वो टाइम कोर्ट ने फिक्स किया है। यानी यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में कोर्ट ने तो बोला था उसको 30 दिन के अंदर आप डॉक्यूमेंट को लेके आओ, तो ये टाइम तो एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर सीपीसी में ही कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई करी गई है, फॉर एग्जाम्पल ये बोले सीपीसी में कि रिटन स्टेटमेंट जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर फाइल होनी चाहिए। अब ये जो टाइम है, इस टाइम को एक्सटेंड हम नहीं कर सकते 148 के अंदर। इस टाइम को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं 148 के अंदर, क्योंकि ये जो टाइम है ये कोर्ट ने फिक्स नहीं किया है, ये टाइम सीपीसी ने खुद से फिक्स किया हुआ है। तो जो टाइम सीपीसी ने खुद से फिक्स किया हुआ है उसको 148 के अंदर हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। आप इसको रीड कर सकते हो, इसमें लिखा हुआ है वेयर एनी पीरियड इज फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट। मतलब फिक्स या टाइम जो है वो ग्रांट कोर्ट ने किया है, सीपीसी ने नहीं उसको कोई टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है, कोर्ट ने टाइम स्पेसिफाई किया है। उस केस में द कोर्ट में in its discretion from time to time enlarge such period not exceeding 30 days in total। तो 30 दिन तक, मैक्सिमम 30 दिन तक आप वो टाइम को बढ़ा सकते हो अगर कोर्ट ने वो टाइम को फिक्स किया तो। अभी जो केसेस हैं इनको हम डिटेल में मेंस का जब हम मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे सीपीसी, तब हम इन केसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। सेलम एडवोकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट केस है सीपीसी में।